नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हमारे साथ इस पूरे डिबेट में हमारे सहयोगी होंगे इंद्रमोहन जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के महागठबंधन की जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पा रही है। लगातार नए नए फॉर्मूले सामने आ रहे हैं और इस पूरे डिबेट में क्या कुछ चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर के और किस तरह के फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं, हम जानेंगे इंद्रमोहन से। तो इंद्रमोहन, आपसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्या चाह रहे हैं महागठबंधन? देखिए, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है बिल्कुल कि महागठबंधन में 9, 2, 11 यह एक फॉर्मूला भी है और यह एक तैयारी भी है। महागठबंधन के घटक दल लगातार अलग अलग फॉर्मूले बता रहे हैं। हर पार्टी एक अपना सूत्र लगा रही है। वो कह रही है कि हमने 5 साल मेहनत किस लिए किया, अगर हम आपके सिंबल पे लड़ते हैं तो वह नेता फिर किसका होगा, उस पर कमांड कौन करेगा, क्योंकि हर किसी को यह पता है कि इस बार के हर एक सांसद की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर एनडीए की सीटें कहीं ना कहीं फंसी तो वह राजनीतिक दल बहुत बड़ा किसी के साथ भी गेम हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे। और बिहार में ये खास करके जो हम नहीं कह सकते कि छोटी पार्टियां हैं, बिहार में जनाधार वाली ये पार्टियां हैं। आरएलएसपी है, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है, मांझी की हम पार्टी है, तो पार्टियां जनाधार वाली है। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि हम एनडीए को हराने के लिए एक साथ आए हैं या हम मोदी को रोकने के लिए एक साथ आए हैं, तो उसमें इनका जो भी फॉर्मूला है वो सेट नहीं कर पा रहा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका कोई निभा रहे हैं तो वो हैं लालू यादव। लालू यादव भले ही जेल में हों लेकिन उनकी भूमिका बहुत ही तटस्थ है। वो एब्सेंटी किंग मेकर आप उन्हें मत कहिए, वो प्रेजेंट में किंग मेकर हैं। महागठबंधन कैसे बनेगा इस बात की भी। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, कभी पटना में होती है, कभी दिल्ली में होती है, लेकिन बैठकों के बाद हर पार्टी, या तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर रालोसपा हो, सब एक नया दावा लेकर के आता है और अपनी अपनी बैठकों के बाद एक नई बात सामने आती है कि हम किसी से कम नहीं है। हम क्या है आखिर? देखिए, इसमें 2 चीजें होंगी। अभी तक हमने जितनी भी आपने वीडियो देखी होगी, जब दिल्ली में नेता बोलता है तो उसका सुर अलग होता है और जब वह पटना आकर बोलता है तो उसका सुर अलग होता है। इस दोनों में फर्क है। राष्ट्रीय राजनीति में वो दिखाना चाहते हैं कि हम एक साथ हैं, महागठबंधन कहीं से टूट नहीं रहा, हम एक साथ हैं, फॉर्मूले पर बात चल रही है। लेकिन जब वह पटना आते हैं और जब वह अपने लोगों के बीच बैठते हैं, जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठते हैं, तो वहां से छटपटाहट दिखने लगती है। कोई कहता है कि मैं 5 सीट से कम नहीं। अब देखिए, मांझी का यह स्टेटमेंट पटना में कितना बड़ा होता है, जहां वो कहते हैं कि हमारा जनाधार कांग्रेस पार्टी से कम नहीं है। अब आप सोचिए, जिस पार्टी ने इस राज्य को मुख्यमंत्री दिए हैं एक लंबे टाइम तक, उस पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि जो हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत उतनी ही बराबर जितनी कांग्रेस की। खैर, ये बात अपनी अपनी तरह पे बहुत ही लॉजिकल भी है और थोड़ी सी इस पर डिबेट किया जा सकता है। मांझी से किया, वो कैसे कह रहे हैं कि उनका जनाधार इतना बड़ा है, क्योंकि विधानसभा का नतीजा सबने देखा है। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ या उनके साथ ही पर्टिकुलर क्या हुआ। तो इस फैसले के बाद अब देखिए, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली में होते हैं तो कहते हैं एकदम ठीक है, सीटों पर बातचीत होगी हमारी बात। लेकिन वो देर रात तक कल भी शरद यादव के घर के चक्कर लगा रहे थे, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे कि मुलाकात हो, कुछ बात बन जाए। लेकिन बात बनती वहां भी नहीं दिख रही। वो कह रहे हैं कि हमें 5 या 6 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस उनसे कह रही है या आरजेडी उनसे कह रही है कि ठीक है, अगर आपको कम सीटें चाहिए तो आप दूसरी पार्टी को बनाइए। बात कांग्रेस की हो रही है तो हम यहाँ पर मदन मोहन झा, बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सीटों को लेकर के 1-2 ऊपर नीचे समझौता हो सकता है। पहले आप वो बयान सुनिए जो मदन मोहन झा ने लाइव सिटी से बातचीत में कही है। मौसम है जी, तो क्या सर जो खबर आ रही है कि गठबंधन का स्वरूप नहीं ले पा रहा है महागठबंधन? नहीं, टाइम पर सब ले लेगा। अभी टाइम है, 2-3 दिन में सब पहले भी लिया था और अभी भी सेफ पर ही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो लोग अपना प्रयासरत रहते हैं। सभी महागठबंधन के लोग अपना प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं आपस में मनमुटाव नहीं है। आप लोग जो डिमांड जो था 11 का, वो 11 डिमांड है या डिमांड सब लोग? कोई डिमांड नहीं था, सब आदमी को मिलके एनडीए को हराना है, यही डिमांड था। हम लोग उस दिल्ली में सारे लोग बैठे थे, उसमें यही तय हुआ था। जब हम लोग को एक सूत्री कार्यक्रम है, एनडीए को हराना है, देश से उसके बाहर करना है। देश से मतलब सत्ता से, जनता यही चाहती है, उस पर हम लोग एक मत थे। सीट का जब होगा तो आपको 1-2 दिन पता थे, सहमत थे, अब सहमत नहीं है? नहीं, सभी लोग अभी भी सहमत हैं। जो बात हो गई सहमति की, तो असहमति तो तब न होगी जब हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे। तो बैठने के लिए जा रहे हैं? नहीं, बैठेंगे, फिर बैठते ही रहते हैं, इंटरेक्शन तो रहता ही है। जो खबर आ रही है कि आप ही बताइए, आपसे मेरी कोई बात हो गई, तय हो गया,
तो वो तो तब न ख़त्म होगा कि फिर हम लोग बैठ के आप कहेगा हम नहीं मानेंगे हम मानेंगे, वो तो बैठना पड़ेगा ना फिर। तो अपने मन से कोई आ जाएगा तो इतने नहीं मानेंगे हम लोग, जब तक बात नहीं हो जाएगी आपस में क्या मामला है। 11 सीट पर राजी हैं। हम लोग कभी सीट के बारे में नहीं बात किए हैं। हम लोग आपस में, आपको शुरू से ही मेरा वक्तव्य देख लीजिए, तो जब उद्देश्य एक रहता है तो सीट 1-2 आगे पीछे कोई मायने नहीं रखता। मैंने आरजेडी लगातार करेगी 7 से 8 सीट, हम उससे जरा नहीं देंगे, मतलब क्या कोई आरजेडी के लोग नहीं कह रहे हैं, कोई अथॉरिटी वाले कहेंगे तो उस पर न बात करेंगे। अब मान लिया हम सब लोग अपने अपने बोलते हैं, सबकी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें, दूसरा कम लड़ें, हम ज़्यादा लड़ें, तो इस पर हमेशा कमेंट देना उचित नहीं। सीट का ऐलान होगा, आप दिल्ली जा रहे हैं या कि अभी भी सीट का ऐलान पटना में होगा, जल्द होगा? हाँ जल्द। तो आपने सुन लिया, मदन मोहन झा कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्या कॉम्प्रोमाइज? देखिए किस तरह कॉम्प्रोमाइज? ये जो अभी फिलहाल बिल्डअप है, ये बिल्डअप ऐसे शुरू होता है कि अखिलेश सिंह पटना में ये कह देते हैं कि 11 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आ जाता है जिसमें वो संविधान बचाने की लाज दुहाई देते हुए, संविधान की दुहाई देकर ये कहते हैं कि जो भी घटक दल अपनी अपनी मांगों पर अड़ेगा वो उसे जनता माफ नहीं करेगी। यहाँ से बात बिगड़ती हुई नजर आती है। वो एक तरह से चेता भी रहे। उसके बाद अखिलेश सिंह की खबर आती है कि वो रांची पहुंचे हैं किसी तरीके से डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, लालू यादव तक अपना मैसेज देने के लिए या पार्टी को यह मैसेज देने के लिए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब आप देखिए मदन मोहन झा का बयान, वो कह रहे हैं कि 1-2 सीटें इधर उधर हो जाती, मतलब गुंजाइश अभी भी है। और गुंजाइश ये तो यहाँ से तय हो रहा है कि आरजेडी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं, या लालू यादव भी साफ साफ राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आपको अगर लड़ना है तो हमारे फॉर्मूले पर लड़िए, हमारे तरीके से चलिए, अगर आप नहीं चलेंगे तो अलग अलग रास्ता अख्तियार करिए। क्योंकि आरजेडी कंटिन्यूअसली लास्ट इलेक्शन के पूरी डिटेल को वो खंगाल रही है कि कहाँ उनकी सीटें कम रह गई, कहाँ सीटें कम नहीं, कहाँ वो सेकेंड नंबर पे आए, किसकी वजह से हारे। क्योंकि इस बार जेडीयू कंटेस्ट में नहीं है, कंटेस्ट होने वाला है एनडीए वर्सेस महागठबंधन। अगर घटक दलों को अलग कर दिया जाए तो इसमें से पिछली बार तो कुछ वजूद में नहीं थे, वो अलग अलग थे, आरएलएसपी एनडीए के साथ थी। इस बार जेडीयू अलग लड़ रही थी, तो 3 तिकोनीय मुकाबला चल रहा था। इस बार मुकाबला आमने सामने की बात करेंगे तो ये लोग चाह रहे हैं कि अलग अलग ही फाइट कर लिया जाए। यहाँ पर यह है कि जैसे कि भले ही नेशनल राष्ट्रीय मंच पे एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाती है, आपने कभी किसी महागठबंधन के नेता से नहीं सुना होगा कि हम अलग अलग है या टूट चल रहा, सब ऑल इज वेल कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बिहार में आते हैं तो कहीं आपको नहीं लगता प्रेशर बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर लगातार? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन मांझी हुए, मुकेश सहनी कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर पता चलता है कि कटिहार से उनको लड़ाने की देखिए मुकेश सहनी की बात में थोड़ा फर्क था। मुकेश सहनी ने जो स्टेटमेंट दिया चुनाव नहीं लड़ने का, वो उन्होंने दिल्ली में दिया, और जब कल एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, एकदम बातचीत हो गई है, हम जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर फैसला कर देंगे। रिपोर्टर उनसे बार बार कह रहे थे कि सीट कब बताइएगा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बता नहीं सकते, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। गुंजाइश और सीटों पर अड़े हुए सारे नेता हैं, गुंजाइश सबने छोड़ी हुई। कोई ये भी नहीं चाह रहा कि बिल्कुल अंतिम टाइम में आप कहें कि नहीं मैं तो अलग जा रहा हूं, मैं सिंगल पार्टी। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं इनके पास फिलहाल तुरंत चुनाव लड़ने के लिए बहुत कैडर चाहिए, और इतने कैडर तभी एक साथ आ सकते हैं जब इनका पूरा गठबंधन एक साथ हो जाए। और गठबंधन जब एक साथ हो जाएगा तो इनके जातीय समीकरण भी ये फिर टक्कर दे सकते हैं, एनडीए के विरोध में बिल्कुल खड़े होंगे। अब जब आपने कैडर की बात की है तो बेगूसराय की एक सीट है, लेफ्ट लगातार दावा कर रहा है बेगूसराय से, आप भी बेगूसराय से ही हैं, तो आप समझते हैं वहाँ की सियासत किस तरह से होती है, तो आप तो इस बात पर बताइए क्या कॉम्प्रोमाइज होगा बेगूसराय की सीट पर? देखिए बेगूसराय की सीट पर बहुत ज़्यादा, बेगूसराय पे नहीं वाम की राजनीतिक कैरियर पर भी बिहार में सवाल उठ रहा है कि क्या लेफ्ट उस तरीके से राजनीति कर पाएगी जिस तरीके से वो पहले करती थी। भले ही इधर के सालों में वह जीत नहीं पाई हो, लेकिन वह इतने वोट तो काट ही सकती है कि किसी दूसरे, हम कह सकते हैं कि जो नेता जीत सकता है उसके जीतने की राह में रोड़े अटका सकता है। बेगूसराय को लेनिनग्राद की धरती कही जाती है, लेफ्ट ने कभी वहाँ से सारी सीटें जीत ली थी। तो इस बार ये कहा जा रहा था कन्हैया का जिस तरीके से उदय होता है, तो कन्हैया का उदय हालांकि दिल्ली में हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा था कि वो अपनी जन्मभूमि बेगूसराय में आकर चुनाव लड़ेंगे। वो लगातार क्षेत्र में फिलहाल मेहनत भी कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे खबर है वो पिछले 6 महीने से लगातार बेगूसराय आ रहे हैं, वो हर दिन जाते हैं क्षेत्र में, किसी न किसी गाँव का दौरा भी करते हैं, वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब महागठबंधन में सीटों की बात फंसी, तो फंसने के बाद यह कहीं से अब गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही कि क्या कन्हैया कुमार के लिए या लेफ्ट के लिए सीटें छोड़ दी जाए। तो क्या तेजस्वी रोड़ा अटका रहा है? देखिए ये सीधे तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये हमेशा राजनीति में होता रहा है कि हर
युवा नेता को लगता है कि उसके पैरेलल अगर दूसरा युवा नेता उसी घटक दल में आ जाए, किसी घटक दल में आ जाए, तो उसके लिए संभावनाएं थोड़ी कम होने लगती है। फिर लोग दूसरे ऑप्शन की ओर भी देखने लगते हैं, या वो झटके में आपके बराबर हो जाता है। तो तेजस्वी या लालू, हम सीधे तौर पे कहें कि लालू यादव यह कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी घटक दल में कोई ऐसा चेहरा हो जो तेजस्वी को कभी टक्कर दे सके, या बिहार की राजनीति में वो तेजस्वी के बराबर आ सके, उसका जनाधार उस तरीके से। हालांकि कन्हैया के लिए क्षेत्र में जनाधार बहुत अच्छा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन पर जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल उनके खिलाफ जाता है। और जैसी अभी बात निकल के सामने आ रही कि वहाँ से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, अगर गिरिराज सिंह चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव बिल्कुल, और कन्हैया भी चुनाव में होते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी की वह सीट होने जा रही है। तो अगर आरजेडी के उम्मीदवार भी वहाँ पर होते हैं तो कन्हैया के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कन्हैया और गिरिराज वहां पर जो मुकाबला होगा, आप इसे मत समझिए कि वो कन्हैया वर्सेस गिरिराज होगा, वह देशद्रोह वर्सेस राष्ट्रभक्ति का मुकाबला होगा। अच्छा, एक चीज और है, पप्पू यादव इतने नरम क्यों हो गए महागठबंधन को लेकर के? अक्सर वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बयान देते थे पहले, यही चीज थी कि वो अलग होकर के अपनी पार्टी भी बना ली, जबकि आरजेडी के टिकट पे आज भी सांसद हैं वो। तो इतने नरम कैसे हो गए वो? देखिए, पप्पू यादव नरम नहीं है। पप्पू यादव की राजनीति अपने तरीके से बिल्कुल सही चल रही है। वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं, देखिए अगर अभी भी बिहार में कोशी बेल्ट की आप बात करेंगे तो बिल्कुल सीमांचल की बात करेंगे तो उसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जमीनी नेता वो रहे हैं। शरद यादव को भी उन्होंने चुनाव हराया, तो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव हरा नहीं सकते या वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन हर नेता चाहता है कि संभावनाएं हमेशा बनी रही। और एक तरीके से आप देखिए कि संसद में वो बने रहे तो उसके पीछे लालू यादव थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सदस्यता नहीं गई पार्टी छोड़ने के बावजूद। तो खैर ये उनकी राजनीति है। अब तो क्या 9-2-11 वाला जो फॉर्मूला है उसमें कहीं इनको भी शामिल किया जाएगा, इस तरह की आपको लगता है बात? क्योंकि हम बात कर रहे हैं शरद यादव की, हम बात कर रहे हैं मांझी की, तेजस्वी यादव हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर 11 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती है तो उसमें से 9 सीटें कांग्रेस की होंगी, 1 सीट शरद यादव को जाएगी, हो सकता है ये संभावना हो, 1 सीट पप्पू यादव को भी चली जाए। भले ही वो पार्टी के सिंबल पे चुनाव ना लड़े, निर्दलीय, हाँ, बाहर से सपोर्ट हो जाए, कोई और कैंडिडेट ना उतरे। इसमें 9-2-11 दोनों तरीके से है। अगर फॉर्मूले की हर पार्टी के नहीं माने गए, थोड़ा बहुत इधर उधर संभव है, लेकिन फिलहाल जो बातचीत लगातार चल रही है उससे लग रहा है कि बात बिगड़ ही रही है। जैसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने भी हमें बताया कि बात बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। अब बनने के रास्ते बहुत कम है। यही है कि अगर बनना है तो हर किसी की अपनी एक परिधि होगी कि आपको इसी में रहना, इससे ज्यादा आप मत हिलिएगा। चुनाव से पहले इतना रस्साकसी मैंडेट पे असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ सकता है। आप खुद देखिएगा, जो भी हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट आ रहे हैं, उनके सपोर्टर्स या जो भी कहें वो भी लगातार उब चुके हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस महागठबंधन में, चीजें सुलझेंगी भी क्या, नेता मिलेगा भी? आज से नॉमिनेशन शुरू है, अभी तक नेता ही डिसाइड नहीं हुआ, तो नॉमिनेशन फील्ड में कौन? बड़ा सवाल, क्या फायदा एनडीए? बिल्कुल, अगर ये सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ने लगते तो फिर इनको फायदा हो जाएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के पास अभी भी देखिए 2 बड़े दल तो हैं ही, वो एक जो पावर में है, एक केंद्र की पावर में, एक स्टेट की पावर में, तो इन दोनों को फायदा तो होगा ही अगर ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि राजद मानेगा नहीं, मांझी अपने तरह से सम्मानजनक समझौता चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की अलग डिमांड है, और इसके साथ ही साथ लेफ्ट की फड़फड़ाहट कम नहीं हो रही है। इन सब के बीच 9-2-11 के इस फॉर्मूले को आप समझिए, इस पूरे वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आप लाइव सिटीज़ की यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इस तरह के लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम तरह के वीडियो, तमाम उम्मीदवारों के बारे में, कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है, किसको कहां से मजबूती मिलेगी, इन सभी बातों पर आपको लाइव सिटीज़ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 के बिहार लोकसभा सीटों की सबसे बड़ी कवरेज आप लाइव सिटीज़ पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।